तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत जो है हम एक डाउट से करने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम लिया था। वो प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो ये जो हमने प्रॉब्लम लिया था, इस प्रॉब्लम ने एक बच्चे का ये डाउट है कि जब हमने ये लिखा d/dv(t³) तो वो ऐसा कैसे हो गया, है ना। ये डिफरेंशिएशन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा कैसे लिख दिया भाई, है ना। तो उसी को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि सपोज़ अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा कि y इज़ नथिंग बट x का क्यूब, ठीक है, और मैंने आपको बोला dy/dx करने के लिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए बोथ द साइड्स। तो हमको पता है हम इस तरह से लिखते हैं उसको। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज़ नथिंग बट सिंपली 3x², ठीक है, ये हम लिखते हैं। बेसिकली यहाँ एक चीज़ छुपी होती है, वो होता है dx/dx, ठीक है, जो कि कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन यही मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला y = x³ और मैंने बोला इस बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी y को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ x³ हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे तो भाई वेरिएबल x है, पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी और के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ क्या था, वेरिएबल x था और हम डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे dx और dx कैंसिल आउट हो गया, तो हमको सिंपली x के फॉर्म में हमारा फाइनल आंसर मिल गया था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा ये देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम 3x² लिख देंगे, पर उसके बाद हमें लिखना होगा dx/dt। देखिए ऊपर x है इसीलिए ऊपर x लिखा, और नीचे dt था इसीलिए नीचे क्या लिखा, dt लिखा। तो ये एक टर्म लास्ट में बच जाएगा dx/dt वाला। ये कैंसिल आउट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि ऊपर भी dx था नीचे भी dx था, क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। पर यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर dx है और नीचे dt है, तो ये एक टर्म यहाँ पे बच जाता है। तो अल्टीमेटली हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं इसको, dy/dt इज़ नथिंग बट दिस मच। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी है तो फिर आप उसकी जगह पर वेलोसिटी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आपको आके रुकना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको, और यहाँ पे लेकिन आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप dy/dx को सिंपली 3x² लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें और इसमें फ़र्क समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वेरिएबल कोई और है पर हम डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो एक यहाँ पे एक टर्म बच जाता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म वहाँ पे बच जाता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ये डिफरेंशिएशन का एक रूल है ना। तो इस बात को बस आप अपने ध्यान में रख लीजिए। जिनको ऑलरेडी मालूम है ये रूल, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम है उनको अब मालूम चल गया, कितनी खुशी की बात है ना। तो बस आप इसको अपने ध्यान में रखिए, इसको जहन में रखिए कि जब भी ऐसा होगा कि वेरिएबल कोई और होगा और डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, तो इस तरह से एक टर्म मल्टीप्लिकेशन में बच जाता है। ये जो हमारा टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में बच जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। तो वही वापस आप मेरे को यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे वेरिएबल टेम्परेचर था पर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि d/dv ऑफ t³ को पहले तो फार्मूला के हिसाब से 3t² लिख दिया, इनटू ये एक टर्म यहाँ पे बच गया dt/dv, है ना। तो ये क्यों बच गया, नीचे देखिए नीचे dv था तो यहाँ नीचे dv बचा, और ऊपर टेम्परेचर था तो ऊपर dt बचा। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ बच जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, टेम्परेचर है, पर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए dt/dv यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर पॉज करके आपको ये एग्जाम्पल कॉपी करने का मन है तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ये सवाल जो है ऐसा मिलता जुलता सवाल लास्ट लेक्चर में भी लिया था, पर वापस से मैं और फर्दर प्रैक्टिस के लिए एक बार और किस टाइप का मिलता जुलता सवाल लेना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके हर बार की तरह सवाल पढ़ सकते हैं और ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं। लगे हाथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है कि नहीं, है ना। देखिए आपको ये आपसे हो पा रहा है कि नहीं, आपको पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे वो जांचने के लिए आप चाहें तो इसको
खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज poured ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स इज, है ना। तो बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता सवाल हमने लास्ट लेक्चर में लिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 80 ग्राम पानी है, हमारे पास 80 ग्राम वाटर है, और ये कितने टेम्परेचर पे है, ये है 30 डिग्री सेल्सियस पे है। और हमारे पास ना बर्फ़ है, और इस बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर, ये बर्फ़ कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है, और इसके ऊपर हम वाटर को पोर कर रहे हैं। पोर करने का मतलब क्या है, ऊपर ऐसा डालना, ठीक है। तो पानी, गर्मा गर्म पानी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो इसके वजह से ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमको पता लगाना है कि आइस का कितना मास वो पानी मेल्ट कर पाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पानी है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये कितनी हीट रिलीज़ कर सकता है वो जानने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 80 ग्राम पानी जो 30 डिग्री पे है वो कम से कम कितने टेम्परेचर तक जा सकता है, वो कम से कम कितने टेम्परेचर तक जा सकता है, वो कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जा सकता है। उससे कम तो नहीं हो सकता, पानी का टेम्परेचर माइनस में तो नहीं जा सकता, फिर तो फ्रीजिंग होगी, है ना। तो पानी कम से कम इतने टेम्परेचर पे जा सकता है। 80 ग्राम है ना, मैंने क्या लिख दिया यार, 80 ना, हाँ। तो 30 डिग्री से पानी कहाँ तक जा सकता है, 0 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है। उससे कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब पानी 0 डिग्री पे पहुँच जाएगा, या मैं यहाँ आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि जब पानी 0 डिग्री पे पहुँच जाएगा तो आइस भी 0 डिग्री पे, पानी भी 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर, यानी पानी और आइस दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इनिशियली हीट कैसे फ्लो कर रहा था, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। इनिशियली पानी गर्म था, आइस ठंडा था, तो हीट पानी रिलीज़ कर रहा था और आइस उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। पानी जितना हीट रिलीज़ कर रहा है, आइस उतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहले इस तरह से हो रहा था, लेकिन बाद में जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर कोई हीट फ्लो नहीं होगा, ना बर्फ़ से पानी की ओर, ना पानी से बर्फ़ की ओर। कहने का मतलब है कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो टेम्परेचर चेंज होना फिर बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो पानी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी 30 डिग्री सेल्सियस से कम होकर के 0 तक जा सकता है, और इस दौरान पानी जो हीट रिलीज़ करेगा, यही मैक्सिमम हीट है जो पानी रिलीज़ कर सकता है। फ़िलहाल इस एग्जांपल में पानी इतना हीट रिलीज़ कर सकता है, और ये हीट हम पता लगा सकते हैं। यहाँ प्योरली टेम्परेचर चेंज है, तो यहाँ जो भी हीट है इसको अगर मैं Q बोल दूँ तो ये Q हमारा क्या होगा, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो Q इज़ इक्वल टू मास जो है वो 80 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, और डेल्टा T यहाँ पे कितना है, 30 माइनस 0 इज़ 30। तो 2400 हो जाएगा डिस्टेंस, 2400 कैलोरी। देखिए सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल यूनिट्स में रखा है। दिस इज़ कैलोरी, दिस इज़ ग्राम, दिस इज़ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज़ डिग्री सेल्सियस। तो सब कट कुटा के अल्टीमेटली मेरा जो हीट बचेगा वो कैलोरी में बचेगा, 2400 कैल। यानी इतना हीट पानी रिलीज़ कर सकता है और ये आइस को देगा। अब इतने हीट की वजह से कितना आइस मेल्ट होगा वो पता लगाने के लिए हम फिर आगे लिख सकते हैं कि हम जो हीट दे रहे हैं वो m' इंटू L फ्यूजन में जाएगा, आइस को मेल्ट करने में जाएगा। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो 2400 कैल है, और यहाँ m' हमें पता नहीं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। बस ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो m' कितना आ गया, 30 ग्राम। यानी मास ऑफ आइस मेल्टेड इज़ 30 ग्राम, यानी इतना हीट दे के हम इतना आइस मेल्ट करा सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 30 ग्राम पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए डिफरेंट ये स्टेप, और एक बार ये स्टेप कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये स्टेप कॉपी कर सकते हैं, और फिर हम बढ़ते हैं और कुछ और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। बच्चों अब जो अगला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। एज सच इसका तो कोई सिंबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो TC लिख सकते हैं थर्मल कैपेसिटी को, ठीक है। तो ये थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी ऑफ मास m बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी एक बॉडी है जिसका मास m है, और इस पूरे के पूरे बॉडी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना हीट देना होगा,
उसी को हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी जो है डियर स्टूडेंट्स, थर्मल कैपेसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं m/c, है ना, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि डेल्टा टी तो हमारा 1 है, डेल्टा टी हमारा क्या है 1 है, तो हम इसको m/c लिख सकते हैं। और हमें पता है कि हमारा q क्या होता है, q होता है mc डेल्टा टी। तो यहाँ से हम m/c को क्या लिख सकते हैं, m/c को हम लिख सकते हैं q/डेल्टा टी, है ना। तो इसी चीज़ को मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ। तो m/c के जगह पर हम लिख सकते हैं q/डेल्टा टी। और यही नहीं, हमको ये भी पता है कि अगर यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमें ये भी पता है कि अगर n मोल यहाँ पे सब्सटेंस हो, तो n मोल सब्सटेंस के लिए हमको पता है n कैपिटल C इंटू डेल्टा टी होता है। और यहाँ से q/डेल्टा टी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n/c भी लिख सकते हैं। तो n/c भी लिख सकते हैं और m/c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं n ये कैपिटल C है, ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं थर्मल कैपेसिटी के फॉर्मूला के 3 अलग अलग रूप हैं जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, q/डेल्टा टी, m/c और n/c। ये 3 अलग अलग रूप हैं उस फॉर्मूला के। तो यही है थर्मल कैपेसिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जूल पर डिग्री सेल्सियस, कितना हीट लग रहा है पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाने के लिए कितना हीट हमको लग रहा है ना। हीट पर डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री सेल्सियस, हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री सेल्सियस इज थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी हीट नहीं है, वो है हीट पर डिग्री सेल्सियस, है ना, हीट पर यूनिट टेम्परेचर। ये है थर्मल कैपेसिटी विच इज़ m/c, विच इज़ n/c, है ना। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, डोंट वरी प्यारे बच्चों, डोंट वरी, जब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको अभी पूरी की पूरी बात नहीं भी समझ आई हो तो घबराने की बात नहीं है। वेट फॉर दी प्रॉब्लम्स। एक बार प्रॉब्लम्स में लूँगा ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो अभी देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है और एक बार में ये बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको ये समझाने की। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख के रखी है, चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन कहता है हमसे कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वाटर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर which would absorb or release the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature। काफ़ी क्रिटिकल डेफिनेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, है ना। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इसका कुछ तो भी मास है, तो उसको मैं mb बोल देता हूँ, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी। इस बॉडी को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, और हीट करके हम इस बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो हीट देना पड़ा, वो हीट सपोज हमको देना पड़ा डेल्टा क्यू हीट हमको देना पड़ा। डेल्टा क्यू हीट जब हमने इस बॉडी को दिया तो इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ा, डेल्टा टी से बढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं
इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन में किस तरह से लिख सकता हूँ कि डेल्टा क्यू इज़ नथिंग बट एम सी डेल्टा टी, यानी मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मैं इस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना चाहता हूँ। इक्विवेलेंट सिस्टम समझते हैं आप डियर स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे आपने पढ़ा है कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, है ना, तो अगर ये R1 है और ये R2 है तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? दोनों को आप कंबाइन कर देंगे। तो ये अगर 50 वोल्ट था तो यहाँ 50 वोल्ट लिख देंगे, और R1 और R2 दोनों को कंबाइंड रूप से आप यहाँ पे R1 प्लस R2 बोल के ऐसा लिख देंगे। दिस इज कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, है ना। तो वैसे ही हम एक इसका इक्विवेलेंट सिस्टम यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं पानी से। तो मान लीजिए कोई तो भी हमने पतीला ले लिया, कोई तो पतीला लिया और इस पतीले में पानी लिया। ठीक है, जो पानी हमने लिया है इसका मास हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया। पहले कम मास लेके आप देखिए, फिर ज़्यादा मास लेके देखिए, कोई तो ऐसा मास मिलेगा आपको वाटर का, मास ऑफ वाटर, पानी का कोई तो ऐसा मास मिलेगा जो इस बॉडी के मास को रिप्लेस कर देगा। कुछ इस तरह से कि जितना हीट हम यहाँ दे रहे थे उतना ही हीट आप यहाँ दीजिए, और जितना हीट आप यहाँ दे रहे थे उतना ही हीट यहाँ देने से अगर आपको सेम राइज इन टेम्परेचर यहाँ भी मिल जाए, फिर से बोलता हूँ मैं, जितना हीट हम यहाँ दे रहे थे उतना ही हीट यहाँ दीजिए। नाउ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट इफ यू आर गेटिंग द सेम राइज इन टेम्परेचर, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हो गए। तो हमने बॉडी को किससे रिप्लेस किया? पानी से। बाकी चीज़ें वही रहीं, जितना हीट यहाँ दे रहे उतना ही वहाँ दिया, और उस हीट की वजह से यहाँ जितने से टेम्परेचर बढ़ा वहाँ भी उतने से ही बढ़ा। तो मतलब दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट हो गए। सिर्फ हमने क्या किया, बॉडी को पानी से बदल दिया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मास ऑफ वाटर है जिसने उस बॉडी के मास को रिप्लेस किया, अब ज़रूरी नहीं है कि ये मास और ये मास सेम ही हो सकता है कि पानी का मास थोड़ा कम लेना पड़ गया, थोड़ा कम मास लेके ही काम हो गया पानी का, है ना। मतलब हो सकता है अगर ये 20 ग्राम है तो ये 10 ग्राम में ही काम हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि दोनों मास सेम हो, लेकिन हाँ, ये जो भी मास होगा उसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसी मास ऑफ वाटर को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि ये वो वाटर है जिसने इस बॉडी को रिप्लेस कर दिया। ये वो मास ऑफ वाटर है जिसने इस बॉडी के मास को रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, डेल्टा क्यू, यहाँ पे मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन यहाँ के लिए लिखा है मैंने। ठीक है। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, मैं चाहूँगा कि आप वापस से एक बार वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पढ़ें, वापस से पढ़ें स्टूडेंट्स। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से डेफिनेशन पढ़ें एक बार सुकून से। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स को ये ध्यान में रखते हुए चलिए मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ साथ। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, है ना, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी मतलब इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट ये है MW। कोई दूसरी बॉडी रहेगी तो उसके लिए जो MW होगा वो अलग होगा। हर बॉडी के लिए जो वाटर इक्विवेलेंट यानी मास ऑफ वाटर जो हम लेंगे वो अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कॉपर का बॉक्स था, कॉपर का क्यूब था, तो कॉपर अगर यहाँ लिया था तो उसके लिए वाटर का जो क्वांटिटी हमने ली थी वो अलग लेनी पड़ी होगी। और अगर यहाँ पे आयरन का हम ब्लॉक लेंगे तो फिर आयरन के ब्लॉक के लिए जो हमको इक्विवेलेंट मास वाटर का मास लेना होगा वो कुछ अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूँगा मैं। ठीक है, तो हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच वुड एब्जॉर्ब और रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाय द बॉडी इन राइजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर।
तो मैंने टेम्परेचर राइज के लिए बताया, टेम्परेचर फॉल के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं इसको फर्दर इलाबोरेट करता हूँ मैथमेटिकली। तो अभी आप देखिए डिस्टेंस, यहाँ जितनी हम हीट दे रहे हैं यहाँ भी उतनी हीट है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, तो दोनों का LHS तो सेम है, क्योंकि यहाँ भी डेल्टा क्यू है तो यहाँ भी वही डेल्टा क्यू है। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ MBCB डेल्टा टी इज इक्वल टू MWCW डेल्टा टी। अब राइज इन टेम्परेचर दोनों तरफ सेम है, तो डेल्टा टी को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या बचा, MBCB इज इक्वल टू MWCW। ठीक है, अब ये जो MW है इसी को हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो हमारा MW क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर जिसने उस बॉडी के मास को रिप्लेस किया, वो हो जाएगा MBCB अपॉन CW। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, और इसी को हम बोल रहे हैं, इसी MW को हम बोल रहे हैं यस डिस्टेंस। तो ये जो MW हमें दिखाई दे रहा है, इसी MW को हम बोल रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, वाटर का वो मास जिसने बॉडी के मास को रिप्लेस कर दिया है ना, सच दैट जो हीट वाटर को, जो हीट बॉडी को दी गई वही हीट अगर यहाँ दिया तो सेम राइज इन टेम्परेचर मिलेगा जो बॉडी के लिए मिल रहा था। तो अभी आप देखिए अलग अलग बॉडीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जो भी बॉडी हमने ली थी इसका कुछ तो भी स्पेसिफिक हीट था, मान लीजिए CB स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, और यहाँ वाटर लिया तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CW। अब अलग अलग बॉडीज़ के लिए उनकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इसको फिक्स कर दिया हमने, बॉडी के मास को फिक्स कर दिया, मान लीजिए हर बार हम 1 किलो बॉडी ले रहे हैं, मतलब यहाँ जो हम बॉडी ले रहे हैं ये हर बार 1 किलो ले रहे हैं मान लीजिए, और ये तो कांस्टेंट ही होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो कांस्टेंट होता है। लेकिन अलग अलग बॉडीज़ के लिए, जैसे एक कॉपर का बॉडी लिया, एक आयरन का बॉडी लिया, तो क्योंकि अलग अलग बॉडीज़ के लिए उनका स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग बॉडीज़ के लिए उनका वाटर इक्विवेलेंट भी अलग अलग होगा। यानी जो करस्पॉन्डिंग मास ऑफ वाटर होगा जिससे हम बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं, वो मास ऑफ वाटर जो है वो अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग होगा। क्यों होगा, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। तो आप भले इसको कांस्टेंट रख लीजिए आप, और ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, लेकिन ये तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाएगा ना, इसीलिए वाटर इक्विवेलेंट यानी MW जो है वो अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग हो जाता है। हर बॉडी के लिए एक गिवन वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो ये तो हो गई वाटर इक्विवेलेंट की बात। तो ये हो गया वाटर इक्विवेलेंट का जनरल फार्मूला। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए स्पेसिफिक हीट की यूनिट तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट को कैंसिल आउट कर देगी, तो सिंपली आपको SI यूनिट की बात करूँ तो kg हो जाएगा। तो ये वाटर इक्विवेलेंट का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, kg होगा। बाकी हम प्रैक्टिकल यूनिट्स में ग्राम वगैरह ये सब भी बोल सकते हैं, CGS ये प्रैक्टिकल बोलिए, आप जो बोलना बोलिए, उसमें आप ग्राम वगैरह बहुत दूसरे यूनिट्स भी ले सकते हैं। SI में kg होगा, यानी वाटर इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट द मास ऑफ वाटर। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, बेसिकली मास ऑफ वाटर है, जो कि बॉडी के मास को रिप्लेस कर रहा है ताकि सेम हीट के लिए सेम राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाए। डेल्टा क्यू दोगे तो डेल्टा टी से राइज होगा, और डेल्टा क्यू लोगे तो डेल्टा टी से फॉल होगा। हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट खींच लोगे तो टेम्परेचर घट जाएगा बाय द सेम अमाउंट। दोनों तरफ इतना हीट देने से टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ेगा, और दोनों तरफ इतना हीट ले लेने से टेम्परेचर सेम अमाउंट से घटेगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिकल बातें और भी हैं जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैंने प्रैक्टिकल यूनिट्स में वैल्यूज़ पुट की, तो हमको पता है कि जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो इफ़ CW इज़ टेकन एज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, उस केस में जो हमारा मास ऑफ वाटर है, यानी जो वाटर इक्विवेलेंट है, वो हो जाएगा MBCB, क्योंकि नीचे तो 1 है तो उसको आप लिखो चाहे नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, MBCB MBCB है ना। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, MW इज़ नथिंग बट, अगर बॉडी के मास को सिंपली M बोल दें और बॉडी के स्पेसिफिक हीट को सिंपली C बोल दें, तो M इंटू C भी तो बोल सकते हैं।
अच्छा ये भी बता दूं आपको कि जो वाटर इक्विवेलेंट है जिसको हमने सिंबल MW दिया है, कुछ बुक्स में इसको सिंपली W भी लिखते हैं वाटर इक्विवेलेंट को। पर मैं इस सिंबल को पसंद करता हूं क्योंकि वो हमको एग्जैक्ट बताता है कि वो क्या है, वाटर इक्विवेलेंट क्या है। वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर है ना, तो आपको जो सिंबल अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा वाटर इक्विवेलेंट है वो क्या आ गया, M/C। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो थर्मल कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी का भी जो फार्मूला था वो भी क्या आया था, M/C, OMG। अभी यहाँ पे भी M/C दिख रहा है और यहाँ पे भी हमको M/C दिख रहा है, ये कैसे हो गया? तो देखिए दोनों फार्मूला सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल फार्मूला तो वाटर इक्विवेलेंट का ये है ना, नीचे भी एक C है जो यहाँ गायब हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे आपने 1 रख दिया इसलिए, वरना एक्चुअल फार्मूला तो ये है ना वाटर इक्विवेलेंट का। तो देखा जाए तो दोनों फार्मूला कब सेम बन जाएंगे, यानी थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट दोनों का फार्मूला सेम कब बन जाएगा, जब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ले लें। तब जब हम इस चीज़ को 1 ले लेंगे तो फिर थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। यानी मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, नोट भूल के, ठीक है। इफ specific heat of water is taken as 1 calorie per gram per degree Celsius in practical units, है ना, then thermal capacity, शॉर्टकट में लिख दूँ, then thermal capacity will become numerically equal to वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट MW, ठीक है। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि MW जो है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी के। वैसे मैं इस तरह से इक्वेशन नहीं लिख सकता। इक्वेशन क्यों नहीं लिख सकता, मतलब ये इक्वेशन लिखना वैसे थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं। आप देखिए ये इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमारा मास ऑफ वाटर है उसका एसआई यूनिट क्या है, यानी वाटर इक्विवेलेंट का एसआई यूनिट क्या है, केजी है। वाटर इक्विवेलेंट का एसआई यूनिट क्या है, केजी है। पर जो हमारा थर्मल कैपेसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो दोनों की यूनिट्स अलग हैं, दोनों के डायमेंशंस अलग हैं, तो हम दोनों को इक्वेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब यूनिट छोड़ के, है ना। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखता हूँ, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, 2 3 ज़ा 6, तो थर्मल कैपेसिटी क्या आया, 6 जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, और ये भी क्या आया, 6 आया। ये भी यहाँ पे 2 × 3, ये भी 6 आया, पर ये 6 किस में होगा, केजी में होगा, और ये 6 किस में होगा, ये 6 जो होगा वो जूल पर डिग्री सेल्सियस में होगा। तो दोनों की यूनिट अलग अलग है, पर दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। यानी ये इसका भी मैग्नीट्यूड 6 है और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी 6 है। कब, अगर हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इस तरह से प्रैक्टिकल यूनिट्स में लिया है, तब फिर थर्मल कैपेसिटी का मैग्नीट्यूड और वाटर इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो ना कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरह से बोलते हैं कि अगर मान लीजिए थर्मल कैपेसिटी जो है किसी बॉडी की वो है 15, मैं रैंडम ऐसे ही दे रहा हूँ मैं वैल्यूज़, 15 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स में मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूँ। तो थर्मल कैपेसिटी किसी बॉडी कितनी है, तो बताइए उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा। एक बॉडी का थर्मल कैपेसिटी इतना है, तो बताइए उसका वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो क्या होगा वाटर इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स, बताइए आप। वो सिंपली हो जाएगा 15 ग्राम। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि
कि ये 15 ग्राम ही क्यों हुआ, 15 केजी क्यों नहीं हुआ। हो सकता है आपके मन में, कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो वो इसलिए है, जिससे मैं आपको समझा दूं कि देखिए थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली इक्वल कब होंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, तब जब जो भी स्पेसिफिक हीट्स या जो भी चीज़ें हैं वो किस यूनिट में होंगी, प्रैक्टिकल यूनिट्स में होंगी, तभी वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने लिखा थर्मल कैपेसिटी इस 15 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, तो ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा। देखिए थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, m इंटू सी होता है, यानी m इंटू सी करके आपको ये मिला कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। वो कैसे मिला होगा, तो मास को रखना पड़ा होगा किस में, ग्राम में, और ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको किस में रखना पड़ा होगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तभी तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ होगा और अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू मिली वो किस में मिली, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में मिली। तो ये जो वैल्यू आई है ये तब आ पाई है जब हमने सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में रखा है, मास को किस में रखा है, ग्राम में रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाटर इक्विवेलेंट की होगी वो भी किस में होगी, ग्राम में होगी, यानी 15 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा थर्मल कैपेसिटी 15 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब मेरा वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर प्रैक्टिकल यूनिट है तो यहाँ भी प्रैक्टिकल यूनिट है, 15 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस मतलब 15 ग्राम। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों, है ना। तो ये एक बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, और एक आध हम प्रॉब्लम भी ले लेते हैं थर्मल कैपेसिटी के ऊपर। 1 मिनट। हाँ, तो अब देखिए ये सवाल प्यारे बच्चों, टू स्फीयर्स मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस हैव डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2, देयर थर्मल कैपेसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ। आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 2 स्फीयर्स हैं मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, देखिए थर्मल कैपेसिटी तो वैसे हमें पता है ना क्या होता है, m इंटू सी होता है। ठीक है, अच्छा, सो 2 स्फीयर्स मेड ऑफ द सेम सब्सटेंस, सब्सटेंस सेम है यानी क्या सेम है, स्पेसिफिक हीट दोनों का सेम है। दिस स्पेसिफिक हीट विल बी सेम फॉर बोथ दी स्फीयर्स। तो सेम सब्सटेंस बोला है, हैव डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2। डायमीटर्स का रेशियो 1:2 है, मतलब रेडियस का रेशियो 1:2 है। ठीक है, यानी R1/R2 जो है वो हमको दिया हुआ है 1:2। ठीक है, रेशियो 1:2। तो थर्मल कैपेसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि स्पेसिफिक हीट तो जो है वो तो कांस्टेंट है इस केस में वो कांस्टेंट है। तो और मास हमको पता है, मास इज़ व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि थर्मल कैपेसिटी इज़ नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक हीट। अब आप ये भी देखिए कि क्योंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा, तो डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों सेम हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल कैपेसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि थर्मल कैपेसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ पहला स्फीयर अपॉन थर्मल कैपेसिटी ऑफ दूसरा स्फीयर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। या इसको मैं लिख सकता हूँ R1/R2 का होल का क्यूब, जो कि है 1/2 का होल का क्यूब हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/8। यानी हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ 1:8। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम थर्मल कैपेसिटी, सो इजी, m इंटू सी, है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो डेफिनेशन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, फार्मूला याद रखिए और उसको कैसे अप्लाई करना है वो याद रखिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। और जो वाटर इक्विवेलेंट है उसके भी कुछ एप्लीकेशंस आगे चल के हम लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स में वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, कैलोरीमीटर जब पढ़ेंगे तब। तो वहाँ पे जब भी वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वापस से आपको वो चीज़ याद दिला दूँगा। ठीक है, तो चलिए आप पॉज करके, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो कहाँ से कॉपी नहीं किया आपने, यहाँ से शायद नहीं किया होगा, है ना। तो पॉज करके पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ऑल राइट। वीडियो लेक्चर्स में मुझ हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो आप ज़रूर पॉइंट आउट करें,
मैं उसको अपने अगले लेक्चर में करेक्ट कर लूँगा। और अगर कोई डाउट आया है, कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया हो किसी प्रॉब्लम में या किसी थियोरी में, तो वो भी आप मुझसे ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके।